आज हम बात करने वाले एक ऐसे आदमी के बारे में जिसके पास एक टाइम पे खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, पर आज 17,000 करोड़ का मालिक है, जिसने बहुत ठोकरें खाई अपनी जिंदगी में और उन ठोकरों से डरा नहीं, खुद पर विश्वास रख के और अपनी जिद पे कि एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा उस पर डटा रहा और एक सक्सेसफुल कंपनी बना डाली। कौन है ये शख्स और कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अलीगढ़ के एक छोटे से शहर हरदुआगंज में 1978 में जन्म हुआ विजय शेखर शर्मा का। विजय के पिता एक टीचर थे। ये अपनी पूरी स्कूलिंग के दौरान बहुत ज्यादा होशियार और काबिल साबित हुए। ये इतने ज्यादा होशियार थे कि स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते थे। टीचर्स इनकी पूरी की पूरी क्लासेस ही स्किप करवा देती थी, जैसे 5th से डायरेक्टली 7th में उनको प्रमोट कर देना। इसी चक्कर में इनकी 12वीं सिर्फ 14 साल की उम्र में कंप्लीट हो गई थी दोस्तों। अब ग्रेजुएशन करने के लिए इनका मन था दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जाने का, जो दिल्ली का बहुत ही जाना माना और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। पर उसमें दाखिला लेने के लिए पहली बात इनकी उम्र बहुत ज्यादा छोटी थी और दूसरी बात इनकी पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुई थी। पर उस कॉलेज में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, जो इन्हें बिल्कुल नहीं आती थी। पर ये कभी नहीं सोचते थे कि इंग्लिश मुझे आती नहीं, अब मैं क्या करूंगा। इनका एक गो गेटर एटीट्यूड था। इन्होंने ठान ली कि इंग्लिश तो मैं सीख कर रहूंगा। एक साल में ही इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी, हिंदी और इंग्लिश की किताब को साथ में रख के पढ़ते थे। ये डिक्शनरी को पढ़ पढ़ के सारे वर्ड समझे और एक साल के अंदर अंदर ही दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लेकर रहा इन्होंने। पर यहाँ इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई दोस्तों। जैसे ही कॉलेज पहुंचे इन्होंने देखा कि बाकी के स्टूडेंट्स की तो इंग्लिश तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सालों साल से जो दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल्स में, वो उनके साथ अब बैठे हुए थे। उनकी एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हायर लेवल की हुई थी। विजय की उतनी अच्छी एजुकेशन थी नहीं। टीचर्स बहुत तेज तेज इंग्लिश में पढ़ाते थे। विजय को इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था। अभी नई नई इंग्लिश ही तो सीखी थी उन्होंने, इसलिए सब कुछ उनके सर के ऊपर से गुजरता था। जो स्टूडेंट एक टाइम पे टॉपर रहता था अपने स्कूल में, वो अब एक बैक बेंचर बन गया कॉलेज में आते ही। मार्क्स एकदम से उनके गिर गए, बिल्कुल पढ़ाई में वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो एक कहावत है ना दोस्तों, सम पीपल आर गुड इन स्टडीज बट अदर आर गुड इन लाइफ। विजय उनमें से ही थे। विजय हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। सिलिकॉन वैली के एंटरप्रेन्योर्स जैसे याहू के फाउंडर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे ये, क्योंकि बहुत सारी मैगजीन्स इन्होंने पढ़ी थी सिलिकॉन वैली की, जिसमें उन्होंने ठान ली सेकेंड ईयर में ही कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के रहूंगा और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करूंगा। कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही इन्होंने इसलिए एक कंपनी शुरू करी और उसका नाम रखा एक्सेस कॉर्प। इस कंपनी में ये अलग अलग कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके लिए काम करके देते थे। जैसे जेट एयरवेज के लिए इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटिनरी बना के दी थी। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज के साथ भी काम कर रहे थे ये, जैसे लिविंग मीडिया। उनके लिए इन्होंने कंटेंट मैनेजमेंट टूल भी तैयार करके दिया था। बहुत तेजी से इनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी, पर अब इन्हें जरूरत थी और ज्यादा फंडिंग की, क्योंकि विजय चाहते थे इंडिया का पहला सर्च इंजन बनाना और इसके लिए इन्होंने लोन लिया 8 लाख रुपए का। पर यहाँ इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। इन्होंने अपने दोस्त को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लिया। इनके दोस्त 40% पैसा उस 8 लाख में से लेके भाग गए और विजय को पता भी नहीं चला। विजय एक बहुत गरीब फैमिली से थे और 8 लाख रुपए चुकाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसलिए इस इंसिडेंट ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उन्हें लग रहा था अब वो लाइफ में फेल हो गए, कंपनी भी उन्हें बंद करनी पड़ गई थी। नेवर कंफ्यूज सिंगल डिफीट विद फाइनल डिफीट। विजय से एक गलती हुई जिसकी वजह से उनको एक फेलियर का सामना तो करना पड़ा, पर वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, इसलिए वो निकल गए अपनी सक्सेस की राह पे। कॉलेज खत्म करते ही कुछ टाइम बाद इन्होंने एक नई कंपनी शुरू करी जिसका उन्होंने नाम रखा 197। इसमें वो इंटरनेट की 3 बेसिक चीजें, एडवर्टीजमेंट, कंटेंट और कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे थे टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ मिलके। इस कंपनी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था। टीम डेवलप हो गई थी, इनकी एम्प्लॉइज इनके साथ काम कर रहे थे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी आ गए थे। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे ये लोग, पर अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी करने के लिए इन्हें और ज्यादा फंड्स की जरूरत थी। इसलिए कंपनी ने लोन रेज किया। अब इस लोन का इंटरेस्ट इतना ज्यादा था, कंपनी जितना रेवेन्यू कमा रही थी उसका इंटरेस्ट ही पे नहीं हो पा रहा था। कंपनी का सारा पैसा जो कंपनी कमा रही थी वो एम्प्लॉइज की सैलरी पे करने में, विजय के घर के रेंट में और सिर्फ लोन का इंटरेस्ट पे करने में ही खत्म हो जाते थे। एक टाइम तो दोस्तों ऐसा आ गया था कुछ टाइम बाद कि विजय अपने घर का रेंट ही पे नहीं कर पा रहे थे कंपनी से कमाए हुए पैसों से। इसलिए रात में लेट पहुंचते थे घर और सुबह जल्दी निकल जाते थे घर से, ताकि घर का ओनर उनसे रेंट ना मांग पाए। कुछ टाइम बाद तो हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई दोस्तों, कंपनी पैसा ही नहीं कमा पा रही थी कि विजय खाना तक नहीं खा पाते थे टाइम से। डिनर खाने का पैसा नहीं रहता था उनके पास,
डिनर के टाइम पे दोस्तों के घर पे चले जाते थे वो खाना खाने के लिए। कुछ रात तो उन्होंने सिर्फ चाय पी कर ही अपने पेट भरा है दोस्तों। इतना बुरा टाइम आ गया था, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे वो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं उठा सकते थे। बहुत बुरा टाइम आ चुका था उनका। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। विजय ने यहां भी हार नहीं मानी दोस्तों। अपनी कंपनी को फंड करने के लिए इन्होंने पार्ट टाइम कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया, और इसी दौरान इनके पास पोलर सॉफ्टवेयर के ओनर पीयूष अग्रवाल का काम आया। उन्हें एक सॉफ्टवेयर बनवाना था और विजय ने उनकी हेल्प करी इस चीज में। ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा रहा पोलर सॉफ्टवेयर के लिए कि उनका रेवेन्यू 2 गुना बढ़ गया था सिर्फ इस सॉफ्टवेयर की वजह से। इसलिए पीयूष को विजय का काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने विजय को अपनी कंपनी में सीईओ बनने का ऑफर दे दिया। पर विजय ने यह ऑफर पहले डिक्लाइन कर दिया कि मेरे को अपना खुद की कंपनी संभालनी है सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। पर धीरे धीरे उनकी हालात और ज्यादा बुरी होती गई। लोन तो चुक नहीं रहा था, उनसे इंटरेस्ट रेट भी पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए बाद में जाके आखिर में इन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट करा और सीईओ बन गए। पर इसकी वजह से भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी दोस्तों। इंटरेस्ट अब भी पे नहीं हो पा रहा था लोन का। इसलिए इन्होंने पीयूष अग्रवाल से हेल्प मांगी कि सर मेरे को आप थोड़े से पैसे दे दो लोन पूरा करने के लिए। पर पीयूष अग्रवाल ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा लोन खत्म करने के लिए, पर मैं आपकी 197 कंपनी में जरूर इन्वेस्ट कर दूंगा। ये डील विजय को बहुत अच्छी लगी। ये डील पीयूष के लिए भी अच्छी थी और विजय के लिए भी। 2011 में विजय के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाए जिसकी मदद से लोग अपने फोन से ही सारे ट्रांजैक्शंस कर सके, एक दूसरे को पैसे भेज सके, किसी भी दुकान पे जाके पेमेंट कर सके, उन्हें कैश की और डेबिट कार्ड की जरूरत ही ना पड़े। ये आइडिया बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, पर उस टाइम पे बिल्कुल नया था। इसके ऊपर कोई काम तो कर नहीं रहा था, इसलिए इनके बोर्ड को ये आइडिया बहुत ज्यादा रिस्की लगा और इन्होंने मना कर दिया इसके ऊपर काम करने से। पर विजय को अपने आइडिया पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने बोला कि वो अपने खुद के पर्सनल 1% शेयर कंपनी को दे देंगे, जिसकी वैल्यू थी $2 मिलियन। इसकी वजह से बोर्ड भी मान गए और इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया और आखिरकार इस ऐप का नाम रखा गया पेटीएम, जिसका मतलब है पे थ्रू मोबाइल। विजय ने अपने आइडिया के ऊपर विश्वास रख के अपना ऐप तो बना लिया था, पर यहां भी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई दोस्तों। लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन फ्रॉड्स, हैकिंग्स होती रहती थी। इसलिए पेटीएम जैसी नई कंपनी को अपने पैसों के साथ ट्रस्ट करना लोगों से हो ही नहीं रहा था। पेटीएम मार्केट में फर्स्ट मूवर था, जिसकी वजह से उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं, इसलिए वो अपना बैकएंड स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शनल इश्यूज बहुत ज्यादा होते थे लोगों को। इसलिए उनका कस्टमर बेस बन ही नहीं पा रहा था। जो रेवेन्यू उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वो मैच ही नहीं हो रहा था। पैसे बहुत कम कमा पा रही थी कंपनी, इसलिए उनके एक्सपेंसेस बढ़ते ही जा रहे थे। उनके टेक्नोलॉजी के कॉस्ट थे, ऑपरेशनल कॉस्ट थे, मार्केटिंग के कॉस्ट थे, लेकिन रेवेन्यू आ नहीं रहा था। कैश फ्लो इतना ज्यादा नेगेटिव में जाता जा रहा था। एक टाइम तो दोस्तों ऐसा आ गया था, हालात इतनी बुरी हो गई थी पेटीएम की कि वो लोग बैंकरप्सी फाइल करने वाले थे। सालों स्ट्रगल करने के बाद पेटीएम के लिए फिर एक दिन आया, चमत्कारी दिन। 8 नवंबर 2016 इंडिया में लगा डिमोनेटाइजेशन, जिसकी वजह से इंडिया में कैश की मारामारी हो गई। लोगों के पास कैश था नहीं और कैश का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव लोगों को पेटीएम लगने लगा था। छोटे छोटे दुकानदारों से लेके बड़े बड़े मॉल्स तक हर एक जगहों पे पेटीएम एक्सेप्ट हो रहा था। लोग एक दूसरे को पेटीएम ही पैसा भेज रहे थे। डिमोनेटाइजेशन की वजह से पेटीएम की ग्रोथ 1000 गुना बढ़ चुकी थी दोस्तों। बस फिर क्या था, पेटीएम मार्केट का लीडर बनता गया। सब लोग सिर्फ पेटीएम यूज कर रहे थे। इंडिया के अंदर पेटीएम की ग्रोथ बहुत बढ़ रही थी, जिसकी वजह से विदेशी कंपनीज का इंटरेस्ट पेटीएम में आता जा रहा था। 3 सबसे बड़ी कंपनीज अलीबाबा, अलीपे और सैफ पार्टनर्स ने मिलकर पेटीएम को $100 मिलियन फंड कर दिए। फिर क्या था, बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो पेटीएम की हिस्ट्री ही रह गई। आज पेटीएम कहां है आप लोग देख ही सकते हैं। पेटीएम की वैल्यूएशन आज के टाइम पे $16 बिलियन की है। अभी आईपीओ भी लॉन्च करने का सोच रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन 25 से 30 बिलियन तक पहुंच सकती है। और आप लोगों को विजय शेखर शर्मा की नेटवर्थ पता है दोस्तों? $2.7 बिलियन। विजय की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एंटरप्रेन्योर अपनी पूरी जर्नी में हजारों गलतियां करता है। हर स्टेप पे उसे फेलियर का सामना करना पड़ता है, पर आखिरकार सक्सेसफुल वही होता है जो अपने फेलियर से सीखे, ना कि उनसे घबरा के क्विट कर दे। विजय ने हजारों ठोकरें खाई, पर अपने फेलियर को फेस ऑफ करके आगे बढ़ते गए। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं कि विजय ने कहां कहां गलतियां करी, कहां कहां उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, पर अपने फेलियर को फेस ऑफ करके कैसे वो आगे बढ़ते गए, खुद लर्निंग्स ली और हमें क्या क्या लर्निंग्स अपनी स्टोरी से दे गए। नंबर 1, एक्सेस कॉर्प। दोस्त धोखा दे गया। पैसों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, कंपनी ही बंद करनी पड़ गई, पर यहां भी अपनी गलतियों से उन्होंने लेसन्स ली, आगे बढ़े और आगे जाके अपनी खुद की दूसरी कंपनी बना डाली।
नंबर 2, फंडिंग इन 197 कंपनी में फंडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। 197 का खुद का रेवेन्यू इतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा था, लोन ले लिया था, उसका इंटरेस्ट पे नहीं हो पा रहा था। इस फेलियर को भी विजय ने बहुत अच्छे से फेस ऑफ करा। इससे जो लर्निंग वो ले सकते थे उन्होंने ली। उन्होंने देखा कि पहले उन्हें फंडिंग का इंतजाम करना चाहिए था कंपनी शुरू करने के पहले, पर यहां भी उन्होंने हार नहीं मानी, निकल गए वो फंडिंग का इंतजाम करने के लिए और आखिरकार कंपनी के लिए फंडिंग लेकर ही आए कहीं ना कहीं से। ये दिखाता है कि विजय कैसे अपने फेलियर से खुद सीखते थे। नंबर 3, अनएक्सेप्टेंस, पुअर टेक्नोलॉजी एंड ट्रांजैक्शनल इश्यूज। पेटीएम का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा था, पर लोगों को इसकी नीड ही समझ नहीं आ रही थी मार्केट में। लोगों का ट्रस्ट जीतना पेटीएम के लिए सबसे बड़ा हर्डल था। पेटीएम की टेक्नोलॉजी भी कुछ खास थी नहीं, जिसकी वजह से थोड़े बहुत कस्टमर्स जो पेटीएम पे आ रहे थे वो भी परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शनल इश्यूज इतने ज्यादा थे, बैकएंड में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। ट्रांजैक्शन, सेंडर पैसे दे देता था, रिसीवर तक पहुंचते नहीं थे। इन सब की वजह से कस्टमर्स बहुत ज्यादा परेशान रहते थे पेटीएम से। पेटीएम को फ्रॉड कहने लगे थे लोग, पर इसमें भी विजय घबराए नहीं। उन्होंने अपनी गलतियों को देखा, उन्होंने देखा कहां वो फेल कर रहे हैं और उन गलतियों का सोल्यूशन लेने के लिए निकल गए वो। उन्होंने देखा कैसे अपने ब्रांड इमेज को इंप्रूव करा, एडवर्टीजमेंट करा, उन्होंने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी। कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो इसलिए अपने कस्टमर केयर सर्विस को भी उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया था। नंबर 4, कंट्रोवर्शियल एडवर्टीजमेंट। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पेटीएम ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेचुलेट कर रहे थे फॉर टेकिंग द बोल्डेस्ट डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑपोजिशन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए ऑपोजिशन ने पेटीएम की धज्जियां उड़ा दी, उसको अपने पॉलिटिकल वॉर के अंदर घसीट लिया, पेटीएम को एक एजेंडा बना दिया। पेटीएम का फुल फॉर्म लोग लिटरली ये लिख रहे थे कि पे टू मोदी, और इस सब की वजह से पेटीएम की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कस्टमर्स वैसे इनके पास थी नहीं, इमेज और ज्यादा खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से विजय ने तुरंत अपने एडवर्टीजमेंट को हटाया और अपने एडवर्टीजमेंट को कस्टमर सेंट्रिक बना के कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए लगा दिया। नंबर 5, फोकस ऑन एडवर्टीजमेंट ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर। पेटीएम एक टाइम पे बहुत जोरों शोरों से एडवर्टीजमेंट कर रहा था, बहुत सारे कैशबैक्स दे रहा था अपने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, पर इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वीक थी कि कस्टमर्स चाहे वो एक्वायर कर रहे थे, पर उतना ट्रैफिक संभालने के लिए इनकी ऐप की टेक्नोलॉजी ही अच्छी नहीं थी। इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में और सारा पैसा सिर्फ कस्टमर्स को एक्वायर करने में लगा रहे थे, जिसकी वजह से इनका लॉयल कस्टमर बेस तैयार ही नहीं हो रहा था। कस्टमर्स को अगर लगेगा कि टेक्नोलॉजी ही अच्छी नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स होगी अगर कोई चीज यूज करने में, तो वो क्यों आपका ऐप यूज करेंगे? आपका पैसा वेस्ट हो रहा है उनको एक्वायर करने में, पर वो आके तुरंत चले ही जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित होती जा रही थी पेटीएम की, पर विजय ने यहां भी हार नहीं मानी। विजय ने तुरंत इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में तुरंत इसलिए ध्यान देने लगे और आज के टाइम पे पेटीएम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और नंबर 6, इंक्रीजिंग कंपटीशन। पेटीएम का रेवेन्यू दिन ब दिन कम होने लगा था जैसे मार्केट में और ज्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स आने लगे थे, जैसे गूगल पे, फोन पे एटसेट्रा। स्टार्टअप से जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है कि वो तुरंत पाइवट नहीं कर पाते हैं, अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज उन्हें नहीं मिल पाता है और मार्केट में अपने कॉम्पिटिशन से अलग नहीं दिख पाते। अब कस्टमर्स आपको क्यों चूज करेंगे अगर आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिशन से अलग ही नहीं दिखोगे? विजय तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे और इसीलिए पेटीएम को इस फील्ड में भी फेल होने से उन्होंने बचा लिया। तुरंत अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस लाए और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा अपने पेटीएम के ऐप पे। लोग अब म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर सकते थे पेटीएम से, फ्लाइट, ट्रेन की बुकिंग भी करवा सकते थे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बना दिया था पेटीएम को। देखते ही देखते पेटीएम को बहुत सारी जगहों पे डाइवर्सिफाई कर दिया ताकि पेटीएम के रेवेन्यू की स्ट्रीम्स बढ़ पाए और पेटीएम और ज्यादा पैसा कमा पाए अपने कंपटीशन से। तो ये थी दोस्तों विजय शेखर शर्मा की स्टोरी, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की स्टोरी जिसने अपनी जिंदगी में हजारों ठोकरें खाई। हर स्टेप पे उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, पर उस फेलियर को उन्होंने हमेशा फेस ऑफ करा, उनसे नई लर्निंग्स ली, हार ना मान के आगे बढ़ते गए और अपनी स्टोरी से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करा और बहुत सारी लर्निंग्स दे गए। आई होप आपने आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।